नमस्कार। भारतीय नदी प्रणाली का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। भारतीय नदी प्रणाली की आज की ये क्लास दूसरी क्लास है। इसकी पहली क्लास में हम लोगों ने प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से जो भी भारत की महत्वपूर्ण नदियां हैं और लगभग सभी नदियां जो भी महत्वपूर्ण नदियां हैं उन सभी नदियों पर हम लोगों ने समझ विकसित की थी और उसका एक संक्षिप्त परिचय हम लोगों ने लिया था। यदि आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आप उसे जरूर देख लें, क्योंकि नदियों के लिए, भारतीय नदी प्रणाली के लिए, भारत के भूगोल के लिए और आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भारतीय नदी प्रणाली अर्थात भारत की नदियाँ प्रत्येक परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है। आज की जो दूसरी क्लास है, इस क्लास में हम लोग हिमालय से जो निकलने वाली नदियाँ हैं, जिन्हें हिमालयी नदियाँ कहा जाता है, इन नदियों को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। पहला सिंधु नदी तंत्र, दूसरा गंगा नदी तंत्र और तीसरा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। आज की क्लास में हम लोग सिंधु नदी तंत्र का अध्ययन करेंगे। आज की क्लास में हम लोग सिंधु नदी तंत्र का अध्ययन करेंगे। ठीक है, मुझे पूरा उम्मीद है और विश्वास भी है कि आप लोग हमारे साथ साथ भारत के भूगोल का अध्ययन बहुत बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। एक अच्छा नोट्स भी आप लोग बना रहे होंगे और जैसा भी हम मैप में भरवाते जा रहे हैं, जैसा भी मैप बोर्ड पे आपको दिखाई दे रहा है, हम कोशिश करते हैं कि मैप में सटीकता रहे। इसी तरीके से आप लोग मैप भी भर रहे होंगे हमारे साथ साथ। आइए प्रारंभ करते हैं सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र भारत में जो ऊपर का भारत है अर्थात जम्मू कश्मीर, जम्मू और कश्मीर, इसके अलावा लद्दाख राज्य, जम्मू कश्मीर और लद्दाख राज्य, इसके अलावा पंजाब और हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर और लद्दाख राज्य में विस्तृत है सिंधु नदी तंत्र। यहां पर भारत में ये जो 4 राज्य हैं, यहां पंजाब, यहां हिमाचल प्रदेश, कश्मीर और लद्दाख, 4 राज्य, इन 4 राज्यों में विस्तृत होता है सिंधु नदी तंत्र। हेडिंग डाल देंगे सिंधु नदी तंत्र। और आज हम जो कुछ भी जैसे बोलते जा रहे हैं, जो भी इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट बनते जा रहे हैं, वो सब कुछ आप नोट करेंगे। परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने कल भी बताया था आप लोगों को, कल की क्लास में बताई थी कि नदियों से जो पहले सवाल बनते थे कि कहाँ से निकलती है, कहाँ मुहाना बनाती है, तो इस तरीके के जो छोटे छोटे सवाल थे, या उस पर कौन से बांध बने हुए हैं, या कौन सा नगर उसके किनारे स्थित है, इस तरीके के छोटे छोटे सवाल जो प्रमुख नदियां हैं उनसे अब नहीं बनते हैं। अब नदियों से आपकी परीक्षाओं में छोटी नदियों से सवाल बनते हैं। इसलिए हम लोग बहुत छोटी छोटी जो पॉइंट हैं उन सभी चीज़ों पर गौर करेंगे और विस्तृत तरीके से इसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो मेरे साथ साथ जो कुछ भी हम बताते जा रहे हैं आप उसी तरीके से उसको नोट करते जाएंगे। आपकी सुविधा के लिए मैंने बताया था कि यहाँ पर जो भारत है थोड़ा छोटा दिखाई दे रहा है, इसीलिए हमने यहाँ पर थोड़ा बड़ा करके बना दिया है, ताकि सिंधु नदी तंत्र की सभी नदियाँ जो भी हैं ये आप लोगों के लिए क्लियर हो जाएं। ठीक है, और उसकी जो स्थिति है उसे आप अच्छी तरीके से समझ पाएं। ठीक है, तो आइए प्रारंभ करते हैं सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र की जो सबसे प्रमुख नदी है वो सिंधु नदी है। सिंधु नदी तंत्र में पहला जो पॉइंट आप बनाएंगे, हेडिंग डाल देंगे सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र में कहेंगे कि सिंधु नदी तंत्र का विस्तार, सिंधु नदी तंत्र का विस्तार, सिंधु नदी की कुछ नदियां, मुख्यतः 2 नदियां, कौन कौन सी, सिंधु और सतलज, चीन से निकलती हैं, चीन से अर्थात तिब्बत के पठार से, तिब्बत से निकलती हैं। इसके अलावा भारत में इसका विस्तार होता है और फिर उसके बाद पाकिस्तान में। ठीक है, तो सिंधु नदी तंत्र का विस्तार 3 देशों में हुआ है। इसी तरीके से लिखते जाइए, सिंधु नदी तंत्र का विस्तार 3 देशों में हुआ है। कौन कौन से, चीन तिब्बत, दूसरा भारत और तीसरा पाकिस्तान। ठीक है, सिंधु नदी एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है। सिंधु नदी एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है। अंतर्राष्ट्रीय नदी उस नदी को कहा जाता है जो नदियां, जिस नदी का उद्गम और उसका मुहाना दोनों किसी दूसरे देश में बन रहा है। अगर किसी नदी का उद्गम भारत में हुआ है और मुहाना किसी दूसरे देश में बन रहा है, वो भारत की नदी है। अर्थात उद्गम
मुख्यतः देखा जाता है कि उद्गम उसका कहाँ हो रहा है। जैसे कि गंगा पर हम लोग आगे चल करके बात करेंगे। गंगा नदी यहाँ से निकलती है अर्थात गंगोत्री से, ठीक है, और भारत में प्रवाहित होते हुए बांग्लादेश में आती है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय नदी नहीं कहलाएगी। अंतर्राष्ट्रीय नदी के अंतर्गत वे नदियां आती हैं जिसका उद्गम भी किसी दूसरे देश में हुआ है और उसका मुहाना भी किसी दूसरे देश में हुआ है। जैसे कि सिंधु नदी, सिंधु नदी यहाँ से निकल रही है, तिब्बत का क्षेत्र रही है, भारत में प्रवाहित होते हुए और अपना मुहाना भी पाकिस्तान में यहाँ पर कराची में आकर के बना रही है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये जो नदी है ये एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है। सतलज नदी एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है, सतलज नदी भी एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र नदी, अब ब्रह्मपुत्र नदी में जब हम लोग पढ़ेंगे तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ से निकलेगी मानसरोवर से और तिब्बत के पठार में प्रवाहित होते हुए और यहाँ से भारत में प्रवेश करेगी और असम और अरुणाचल प्रदेश में भारत में प्रवाहित होते हुए ये बांग्लादेश में प्रवेश करेगी। तो अर्थात उद्गम भी और मुहाना भी, ये भी दोनों जो हैं ये बाहर बन रहे हैं, इसलिए ये भी एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है। तो अंतर्राष्ट्रीय नदियाँ एक पॉइंट बना के लिख लेंगे, अंतर्राष्ट्रीय नदियाँ भारत की अंतर्राष्ट्रीय नदियाँ, अंतर्राष्ट्रीय नदियों में सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र, ठीक है। सिंधु नदी तंत्र का विस्तार भारत में, नेक्स्ट पॉइंट पे, सिंधु नदी तंत्र का विस्तार भारत में 4 राज्यों में हुआ है। सिंधु नदी तंत्र का भारत में विस्तार 4 राज्यों में हुआ है। कौन कौन से लिख लेंगे? हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश यहाँ पर है, पंजाब, यहाँ हिमाचल प्रदेश है, यहाँ पंजाब है, ठीक है। उसके ऊपर यहाँ कश्मीर है और ये लद्दाख का क्षेत्र है, ये कश्मीर है और ये लद्दाख है। तो हिमाचल प्रदेश, पंजाब, कश्मीर और लद्दाख, भारत के 4 राज्यों में सिंधु नदी तंत्र का विस्तार हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, सिंधु नदी तंत्र में प्रमुखतः 6 नदियां हैं, प्रमुखतः 6 नदियां हैं, मैंने कुल नहीं बताई हैं, मैंने कहा प्रमुखतः इसमें 6 नदियां हैं। कौन कौन सी? यहाँ पर देखेंगे सिंधु नदी तंत्र की जो प्रमुख नदियां हैं कौन कौन सी हैं? सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज। सिंधु, झेलम ये उसी क्रम में है, अर्थात ऊपर से उत्तर से जब हम दक्षिण की तरफ बढ़ेंगे तो उत्तर से दक्षिण की तरफ नदियों का क्रम इसी तरीके से है। तो सबसे ऊपर आप देख पाएंगे यहाँ से ये है सिंधु, सिंधु के बाद ये लाल रंग में झेलम, झेलम के नीचे ये नीले रंग में चेनाब, ये उसके नीचे हरे रंग में रावी, रावी के नीचे फिर लाल रंग में ब्यास और फिर उसके बाद सतलज, ये सबसे नीचे है सतलज। इस तरीके से सिंधु नदी तंत्र की प्रमुखतः 6 नदियां हैं, ठीक है। इन 6 नदियों में, इन 6 नदियों में जो 5 नदियां हैं कौन कौन सी? सिंधु को छोड़ करके, सिंधु को छोड़ करके झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज, इन्हें पंचनद कहा जाता है, इन्हें पंचनद कहा जाता है। पंचनद का क्या मतलब होता है? पंचनद का तात्पर्य है कि वे नदियां जिनका प्रवाह पंजाब में होता है। अब यहाँ पर पंजाब से क्या तात्पर्य है? पंजाब से यहाँ पर तात्पर्य है ये आज़ादी से पहले यानी कि 1947 से पहले ये पाकिस्तान का क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता था और यहाँ पर एक प्रांत हुआ करता था उस समय जिसका नाम था पंजाब। जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो ये जब सीमा बनी, ये आप सीमा देख रहे होंगे, ये जब सीमा बनी तो ये हिस्सा पाकिस्तान के पंजाब में चला गया और थोड़ा सा हिस्सा पंजाब का भारत में आ गया। पंजाब का ज़्यादातर हिस्सा पाकिस्तान की तरफ है और पंजाब का थोड़ा कम हिस्सा जो है वो भारत में है, ठीक है ना। तो वे नदियां जो पंजाब में, अर्थात मैं उस पंजाब की बात कर रहा हूं जो आजादी से पहले वाला पंजाब था, उस पंजाब में प्रवाहित होती हैं, उनको पंचनद कहा जाता है। तो पंचनद के अंतर्गत आने वाली जो नदियां हैं उसमें है झेलम, चेनाब, रावी और ब्यास। पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंचनद के अंतर्गत आती है या नहीं आती? दोनों प्रकार के सवाल बन सकते हैं, तो आप याद रखेंगे झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज जो है ये पंचनद के अंतर्गत आने वाली नदियां हैं, ठीक है। ये रही पंचनद की नदियां। अब एक एक नदी को हम लोग प्रमुखतः हेडिंग में बना लेंगे और उसको नोट करेंगे। जैसे कि सिंधु नदी तंत्र की सबसे प्रमुख नदी कौन सी है? सिंधु नदी, हेडिंग डाल दीजिए सिंधु नदी, ठीक है। अब एक एक चीज जो उसके बारे में महत्वपूर्ण है वो आप लोग नोट कर लेंगे। सिंधु नदी का उद्गम, सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत में, सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत में चेमा युंगतुंग ग्लेशियर से हुआ है, तिब्बत में चेमा युंगतुंग ग्लेशियर से हुआ है, पहला पॉइंट। सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत में चेमा युंगतुंग ग्लेशियर से हुआ है। चेमा युंगतुंग ग्लेशियर को चेमा युंगतुंग ग्लेशियर को ही सानोख्वाब हिमनद भी कहा जाता है। सानोख्वाब हिमनद
भी इसको कहा जाता है, हिमनद को ही ग्लेशियर कहा जाता है। यहां से उद्गम होता है किसका? सिंधु नदी का। काराकोरम श्रेणी का जो पूर्वी विस्तार है, तिब्बत में जो इसका विस्तार हुआ है, इसको कैलाश श्रेणी कहा जाता है। ये जो क्षेत्र है ये कैलाश श्रेणी के अंतर्गत आता है। मानसरोवर यहीं पर स्थित है। यहाँ पर बहुत सारे ग्लेशियर हैं। अलग अलग नदी तंत्रों में जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर आने वाले जो प्रमुख ग्लेशियर हैं उन पर बात करेंगे। ये पूरा क्षेत्र जो है ये मानसरोवर का क्षेत्र कहलाता है, कैलाश मानसरोवर का क्षेत्र कहलाता है। तो यहीं पर एक ग्लेशियर है चेमा यंगतुंग ग्लेशियर, जिसे सानोख्वाब हिमनद कहा जाता है। यहाँ से निकलती है कौन सी नदी? सिंधु नदी। सिंधु नदी यहाँ से निकल करके उत्तर की ओर प्रवाहित होती है और उत्तर पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए, उत्तर पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए भारत के लद्दाख राज्य से ये भारत में प्रवेश करती है। लद्दाख से ये भारत में प्रवेश करती है और लेह से होते हुए, लेह इसके किनारे पर स्थित है, ठीक है ना। सिंधु नदी के किनारे भारत का जो प्रमुख शहर है वो लेह इसी के किनारे स्थित है। ये भी लिख लेंगे, सिंधु नदी के किनारे भारत का प्रमुख शहर लेह स्थित है, जो कि लद्दाख की राजधानी भी है। लद्दाख की राजधानी लेह किस नदी के किनारे स्थित है? इस तरीके से भी आ सकता है। लद्दाख की राजधानी लेह किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद ये नदी दो श्रृंखलाएं, यहाँ ऊपर काराकोरम श्रेणी, यहाँ पर है काराकोरम श्रेणी, यह है काराकोरम श्रेणी। काराकोरम श्रेणी के नीचे है लद्दाख श्रेणी और उसके नीचे है जास्कर श्रेणी। तो लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी के बीच में से ये उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए, मुख्यतः उत्तर पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए इस कॉर्नर पर इस तरीके से प्रवाहित होती है ये, ठीक है ना। तो उत्तर पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है, ठीक है। जब ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है तो यहां पर ये एक गार्ज बनाती है। यहां पर भारत के एक स्थान है गिलगित, गिलगित में ये एक गार्ज बनाती है जिसका नाम है सिंधु गार्ज, इसका नाम है सिंधु गार्ज। और सिंधु गार्ज से ही ये दक्षिण की ओर मुड़ जाती है और पाकिस्तान में प्रवेश करती है, ठीक है। सिंधु गार्ज से, सिंधु गार्ज कहाँ है? लिख लेंगे, सिंधु गार्ज गिलगित अर्थात कश्मीर, कश्मीर गिलगित किस नदी पर बना है? सिंधु नदी पर। गार्ज के बारे में हमने कल की क्लास में बताया था। गार्ज वो नदियां बनाती हैं जो हिमालय की पूर्ववर्ती नदियां हैं। नेक्स्ट पॉइंट में लिख लीजिएगा, सिंधु एक पूर्ववर्ती नदी है। पूर्ववर्ती नदी का मतलब होता है हिमालय के उत्थान से पहले ही वो नदी उस भूखंड पे अर्थात गोंडवाना पर प्रवाहित हो रही थी। उस नदी को हम क्या कहते हैं? पूर्ववर्ती नदियां कहते हैं। हिमालय के उत्थान से प्रवाहित होने वाली, हिमालय के उत्थान से पहले से उस स्थान पर प्रवाहित होने वाली जो नदियां हैं वो पूर्ववर्ती नदियां कहलाती है। पूर्ववर्ती नदियां हिमालय में गार्ज का निर्माण करती है। इसी तरीके से जो सिंधु नदी है यहाँ पर सिंधु गार्ज का निर्माण करती है, ठीक है। उसके बाद ये पाकिस्तान में प्रवाहित होती है, ठीक है। पाकिस्तान में प्रवाहित होते हुए ये सिंधु नदी तंत्र की सभी नदियों को के जल को लेकर के सम्मिलित रूप से कराची में, कराची ये पाकिस्तान की सीमा दिखाई दे रही होगी, यहाँ पर कराची है। कराची मुहाने पे है, जैसे भारत का एक शहर मुंबई मुहाने पे है, उसी तरीके से कराची भी एक मुहाने पर है, ठीक है ना। तो इसी कराची के पास आकर के अपना ये मुहाना बनाती है, ठीक है ना। सिंधु नदी की जो कुल लंबाई है, सिंधु नदी की जो कुल लंबाई है वह है 2880 किलोमीटर, 2880 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। लेकिन भारत में यह लद्दाख राज्य में प्रवाहित होती है और उसके बाद पीओके चली जाती है। तो भारत में जो इसकी कुल लंबाई है वो 1114 किलोमीटर है। लिख लीजिएगा, सिंधु नदी की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर, भारत में इसकी कुल लंबाई कितना है? 1114 किलोमीटर, 1114 किलोमीटर। यह है सिंधु नदी। तो अगली नदी है, लिख लेंगे झेलम नदी, हेडिंग डाल दीजिए झेलम नदी। झेलम नदी का उद्गम कहां से हो रहा है? आप देख रहे होंगे यहां पर एक झील है, इसका नाम है शेषनाग झील। कश्मीर की झील है शेषनाग झील। शेषनाग के बगल में यहां पर एक बेरीनाग झील है। लिखेंगे इसी तरीके से कि झेलम नदी का उद्गम कश्मीर राज्य में बेरीनाग के समीप शेषनाग झील से हुआ है। बेरीनाग झील के समीप शेषनाग झील से हुआ है और उसके बाद यह नदी कश्मीर में प्रवाहित होती है। और यह नदी एक गोखुर झील अर्थात बुलर झील, मीठे पानी की, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी झील है? बुलर झील। ये बुलर झील का निर्माण करती है, बुलर झील का निर्माण करती है। कल मैंने बताया था कि बुलर झील को गोखुर भी कहा जाता है
गोखुर का मतलब हमने कल वाली क्लास में बताया था, अर्थात अगर कोई मुख्य नदी इस तरीके से जो प्रवाहित हो रही है और ये अगर अपना रास्ता बदल देती है, ठीक है ना, जैसे कि ये नदी यहाँ से प्रवाहित हो रही है, अब ये नदी यहाँ से निकल गई, ठीक है ना, इस तरीके से यहाँ से निकल गई, तो ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर जल स्थिर हो जाएगा और एक प्रकार की झील का निर्माण हो जाएगा। इस तरीके से बने हुए झीलों को हम क्या बोलते हैं, गोखुर झील कहते हैं। उसका आकार कुछ इस तरीके से हो जाता है, इसी वजह से इसको गोखुर झील कहा जाता है। तो आप लिख लेंगे कि बुलर झील का निर्माण झेलम नदी के द्वारा हुआ है। बुलर झील का निर्माण झेलम नदी के द्वारा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट, बुलर झील को गोखुर झील भी कहा जाता है। गोखुर झील क्या ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, नदी निर्मित झील। तो नदी निर्मित झील जो होता है उसे गोखुर झील भी कहा जाता है। बुलर झील जो है वो इसी प्रकार का झील है। उसके बाद ये नदी कश्मीर घाटी में जब प्रवाहित होती है, कश्मीर घाटी में, तो कश्मीर घाटी में अनंतनाग से लेकर के और बारामूला तक, अनंतनाग से लेकर के बारामूला तक ये नौकागम्य है। बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है कि जो झेलम नदी है ये नौकागम्य कहाँ से कहाँ तक है, नौकागम्य ये कहाँ से कहाँ तक है, तो कहाँ से कहाँ तक, अनंतनाग से बारामूला तक। दोनों टेररिस्ट अटैक वाले जो स्थान है उसमें संवेदनशील इलाकों के अंतर्गत आते हैं, फिलहाल वो हमारा टॉपिक नहीं है। ये बारामूला से लेकर के, बारामूला यहाँ पर, और बारामूला से लेकर के यहाँ पर बारामूला स्थान है, और अनंतनाग और बारामूला, अनंतनाग बारामूला, अनंतनाग पहले बारामूला बाद में है। तो अनंतनाग से लेकर बारामूला तक ये क्या है, नौकागम्य है। नौकागम्य का क्या मतलब होता है, जो पर्वतीय नदियां होती हैं, पर्वतीय नदियां अपने ढाल पर प्रवाहित होती हैं, पर्वतीय नदियां अपने ढाल पर प्रवाहित होती हैं, जिसकी वजह से, जैसे कि ये पर्वत है तो ये नदी इस क्षेत्र में, अर्थात यहाँ पर पर्वतीय ढाल के साथ ये प्रवाहित होंगी, जिसकी वजह से इसमें बहुत ज़्यादा गति हो जाती है, बहुत ज़्यादा गति हो जाती है, ठीक है ना। इस वजह से यहाँ पर नावें नहीं चलाई जा सकती हैं, इसमें नाव नहीं चलाई जा सकती। रिफ्टिंग की जाती है, आप लोगों ने देखा होगा पिक्चरों में, यहाँ पर रिफ्ट घाटी बनती है, रिफ्टिंग की जाती है। कहाँ पर, जो पर्वतीय ढाल के साथ जो नदियाँ नीचे की तरफ जा रही हैं उसमें ऐसा किया जाता है, लेकिन नाव नहीं चलाया जा सकता। यहाँ पे नाव कहाँ चलेंगे, नाव मैदानी भाग में चलती हैं। मैदानी भाग में जब नदियाँ पहुँचती हैं तो वो विसर्पण करने लगती हैं। विसर्पण मतलब ऐसे लहरा करके वो चलने लगती हैं। तो इस तरीके से जब लहरा कर नदी चलती है उसको विसर्पण कहा जाता है। पर्वतीय क्षेत्रों में, क्योंकि ये सभी नदियां पर्वतीय नदियां हैं, तो ये अधिकतर विसर्पण नहीं कर पाती हैं। मुख्यतः जब ये कश्मीर के मैदान में पहुंचती हैं तो ये नदियां विसर्पण करने लगती हैं। इन सभी नदियों में जो प्रमुखतः झेलम नदी है, यही कश्मीर के मैदान में या कश्मीर घाटी में पहुंचती है। कश्मीर घाटी की जो प्रमुख नदी है वो झेलम नदी है। तो इसी वजह से बारामूला से लेकर, अनंतनाग से लेकर के बारामूला तक ये नौकागम्य हो जाता है, क्योंकि वहां पर ये समतल मैदान में प्रवाहित होती है, समतल मैदान में ये प्रवाहित होती है। उसके बाद ये नदी आगे बढ़ती है और आगे ये भारत और पाकिस्तान की सीमा है, भारत और पाकिस्तान की सीमा है। तो भारत पाकिस्तान की सीमा पर प्रवाहित होते हुए, भारत और पाकिस्तान की सीमा पर प्रवाहित होते हुए ये आगे पाकिस्तान में चली जाती है, ठीक है, आगे ये पाकिस्तान में चली जाती है। झेलम नदी को नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे कि ये पॉइंट अच्छे से मेंशन कर लीजिएगा कि झेलम नदी अनंतनाग से बारामूला तक नौकागम्य है। नेक्स्ट पॉइंट, झेलम नदी को बितस्ता नदी भी कहा जाता है। झेलम नदी को बितस्ता नदी भी कहा जाता है। इसका प्राचीन नाम बितस्ता नदी है। सिकंदर का जो युद्ध हुआ था, हाइडेस्पीज का युद्ध, जिसे सिकंदर और पोरस के बीच में जो होता है, झेलम नदी के ही किनारे पर हुआ था। तो वहाँ पर भी है, पूछा जाता है कि सिकंदर और पोरस का युद्ध कहाँ हुआ था, तो बितस्ता के मैदान में हुआ था। तो वो क्या है, बेसिकली झेलम का मैदान है, अर्थात इस स्थान पर वो युद्ध हुआ था, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं बितस्ता का मैदान, और झेलम नदी को कहा जाता है बितस्ता नदी। तो कहते हैं झेलम नदी का एक दूसरा नाम है बितस्ता नदी, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट, बुलर, बुलर झील इसी पर स्थित है, मैंने बताया था पहले ही, लिख लिया। उसके अलावा श्रीनगर, श्रीनगर कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है, झेलम नदी के किनारे। लिख लेंगे कि कश्मीर की राजधानी श्रीनगर झेलम नदी के किनारे स्थित है। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यह है श्रीनगर, इसी नदी के किनारे स्थित है, ठीक है ना। इसके बाद ये नदी जब आगे अर्थात पाकिस्तान में जब प्रवेश करती है तो पाकिस्तान के एक स्थान है, जिला झंगके, पाकिस्तान का एक जिला है झंगके, झंगके में आकर के ये चेनाव में मिल जाती है, झंगके में आकर के ये चेनाव में मिल जाती है, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे, अगली नदी है, अगली नदी चेनाब नदी, अगली नदी है चेनाब नदी। नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए, चेनाब नदी। चेनाब नदी का उद्गम भारत से हुआ है, चेनाब नदी का उद्गम भारत से हुआ है। भारत में
ये हिमाचल प्रदेश है, ये हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश का एक जिला है लाहुल। लाहुल में एक दर्रा है, बारालाचा दर्रा। इसी तरीके से लिखेंगे कि चेनाब नदी का उद्गम भारत के हिमाचल प्रदेश के लाहुल जिले के बारालाचा दर्रे से हुआ है। लाहुल जिले के बारालाचा दर्रे से हुआ है। एक बार और सुनिए, चेनाब नदी का उद्गम, चेनाब नदी का उद्गम भारत में हिमाचल प्रदेश के लाहौल जिले के बारालाचा दर्रे से हुआ है। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट, अपने उद्गम के समय अर्थात जब ये बारालाचा से निकलती है तो इसकी दो धाराएं होती हैं, इसकी दो धाराएं होती हैं। आप देख पा रहे होंगे इसकी दो धाराएं हैं, एक ऊपर वाली और एक नीचे। ऊपर है चंद्रा, नीचे है भागा। चंद्रा और भागा, चंद्रा भागा। चंद्रा भागा के मिलने से इन दोनों की जो संयुक्त धारा है वो चेनाब कहलाती है। चंद्रा और भागा की जो संयुक्त धारा है वो चेनाब कहलाती है। इसकी भारत में कुल लंबाई जो है 1180 किलोमीटर इसकी भारत में कुल लंबाई है। ठीक है ना। लंबाई जो बहुत महत्वपूर्ण नदियां हैं, लंबाई सिर्फ उन्हीं की पूछी जाती है, तो इसलिए लंबाई को लेकर के बहुत ज़्यादा आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी जो भी महत्वपूर्ण है, जो नदियां हैं, लंबाई है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। जो अगर लंबाई एक आध की छूट जाती है तो समझिएगा कि वो बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है, शायद इसलिए छूट गया होगा। आप कमेंट करके उसे पूछ सकते हैं, उसे बता दिया जाएगा। ठीक है ना। तो चेनाब नदी जो है इस तरीके से पाकिस्तान में प्रवाहित होती है। चेनाब नदी पर मुख्यतः दो बांध बनाए गए हैं। चेनाब नदी पर मुख्यतः सलाल और दुलहस्ती बांध। मैंने जो भारत के प्रमुख बांधों पर अर्थात सिंधु नदी तंत्र के जो प्रमुख बांध हैं, सिंधु नदी तंत्र की नदियों पर बनाए गए जो प्रमुख बांध है उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया है। जैसे कि आप देख रहे होंगे, चेनाब नदी पर दो बांध, सलाल और दुलहस्ती बांध। चेनाब नदी पर 3 बांध, रावी पोंगहरी के ब्यास पर, भाखड़ा, नांगल, नाथपा, झांकरी, कोल, ये सभी सतलज नदी पर बनाए गए हैं। तो दो प्रमुख बांध, सलाल बांध और दुलहस्ती बांध जो है ये किस नदी पर बनाए गए हैं? चेनाब नदी पर बनाए गए हैं। ठीक है ना। चेनाब नदी और झेलम नदी दोनों आपस में पाकिस्तान के झंगके में आकर के मिलते हैं, पाकिस्तान के झंगके में आकर के मिलते हैं। मुख्यतः इनका उद्गम बहुत इंपॉर्टेंट है, बस वही पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश के कहाँ से, सॉरी हिमाचल प्रदेश के कहाँ से निकलती है? ठीक है, एक इंपॉर्टेंट है कि जिला भी इंपॉर्टेंट है, दर्रा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भारत में इसकी जो लंबाई है इंपॉर्टेंट है। आगे ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है और पाकिस्तान के झंगके जिले में आकर के ये झेलम से मिल जाती है। ठीक है। अगली नदी, ये हरे रंग की जो नदी दिखाई दे रही है इसका नाम है रावी नदी। अगली नदी है रावी नदी। रावी नदी का जो उद्गम हुआ है ये हिमाचल प्रदेश के कांडला जिले से हुआ है। अब देख रहे होंगे यहाँ पर एक हिमाचल प्रदेश में दर्रा है, नाम है रोहतांग दर्रा, नाम है रोहतांग दर्रा। तो आप लिखेंगे कौन सी नदी? रावी नदी। रावी नदी का उद्गम, रावी नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश के कांडला जिले के, हिमाचल प्रदेश के कांडला जिले के रोहतांग दर्रे से हुआ है। हिमाचल प्रदेश के कांडला जिले के रोहतांग दर्रे से हुआ है। इसकी कुल लंबाई 725 किलोमीटर है। नेक्स्ट पॉइंट, इसकी कुल लंबाई 725 किलोमीटर है। ठीक है ना। यह नदी भारत में हिमाचल प्रदेश और पंजाब में प्रवाहित होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती है और पाकिस्तान के झंगके में ही, झंगके के दूसरी साइड में अर्थात पश्चिम में, झंगके के पश्चिम में, ये झंगके के पूर्व में चेनाब नदी झेलम से मिल रही है और झंगके के पश्चिम में रावी नदी चेनाब और झेलम की संयुक्त धारा से मिल जाती है। ठीक है ना। रावी नदी पर प्रमुखतः रावी नदी पर 3 बांध बनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट में लिख लेंगे, रावी नदी पर 3 बांध स्थित है। बांध यहाँ पर बहुत ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। बांध यहाँ पर नदियों में जो इंपोर्टेंट बस इतना ही लिखिए कि वो बांध इस नदी पर स्थित है, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं। बांध को लेकर के हम लोग एक अलग से क्लास लेंगे। ठीक है ना। आगे एक अध्याय है भारत की बहुउद्देशीय परियोजनाएं। भारत की जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, बांधों पर, और वहां पर हम विस्तृत तौर पर इन बांधों पर चर्चा करेंगे भारत की बहुउद्देशीय परियोजनाएं वाले अध्याय में। ठीक है ना। यहाँ पर नदियों से संबंधित सिर्फ यही सवाल है कि इस नदी पर कौन सा बांध जो है वो बंधा हुआ है। छूट गया तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि इस तरीके की जो छोटी छोटी चीजें हैं वो आप लोगों को लूसेंट में भी बड़ी आसानी से मिल जाता है या किसी भी सामान्य किताब में आपको मिल सकता है। हम लोग थोड़ी गहराइयों पर बात कर रहे हैं। ठीक है ना। अगला नदी ब्यास नदी। ब्यास नदी सिंधु नदी तंत्र में परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। वैसे तो काफी छोटी सी नदी है, 720 किलोमीटर की नदी है, भारत में ही प्रवाहित हो रही है, लेकिन इस तंत्र की वजह से काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। क्योंकि ब्यास नदी जो है, पर तो लिख लीजिए कि ब्यास नदी, हेडिंग लग दी ब्यास नदी। ब्यास नदी का उद्गम
भारत में हिमाचल प्रदेश के कांडला जिले के रोहतांग दर्रे से, अर्थात रोहतांग दर्रे से दो नदियां निकल रही हैं। रोहतांग दर्रे से ही दो नदियां निकलनी, कौन कौन सी? रावी और ब्यास। रावी और ब्यास का उद्गम जो हुआ है वो किस दर्रे से होता है? रोहतांग दर्रे से होता है। ठीक है, तो रोहतांग दर्रे से ही दो नदियां निकल करके, लेकिन इसमें रावी जो है ये हिमाचल प्रदेश और पंजाब में प्रवाहित होते हुए पाकिस्तान चली जाती है, लेकिन ब्यास नदी पूर्णतः भारतीय नदी है, देशभक्त नदी है, तो ये नदी पाकिस्तान नहीं जाती है। ये नदी भारत में ही ये पंजाब के कपूरथला में ये सतलज से मिल जाती है। पंजाब के कपूरथला में ये सतलज से मिल जाती है। तो सवाल पूछा जाता है कि सिंधु नदी तंत्र की कौन सी नदी, या सिंधु निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी तंत्र की पाकिस्तान में नहीं जाती है? तो वो नदी है ब्यास नदी। ब्यास नदी जो है वो पाकिस्तान में प्रवेश नहीं करती है। ठीक है, ये भारत में ही मिल जाती है आकर के सतलज से। तो उद्गम हो रहा है कहाँ से? हिमाचल प्रदेश के कांडला जिले के रोहतांग दर्रे से इसका उद्गम हो रहा है और 720 किलोमीटर प्रवाहित, इसकी लंबाई है 720 किलोमीटर प्रवाहित होते हुए हिमाचल प्रदेश और पंजाब में प्रवाहित होते हुए यह नदी पंजाब के, लिख लेंगे इसी तरीके से, यह नदी पंजाब के कपूरथला में, किसमें? सतलज में मिल जाती है। सतलज में ये आकर के यहां पर मिल जाती है। जिस स्थान पर ये सतलज में मिल रही है, अर्थात ब्यास और सतलज के संगम पे एक बांध बनाया गया है। ठीक है ना, अब यहां पर ये बांध महत्वपूर्ण है। यहां पर एक बांध बनाया गया, नाम है हरिके बैराज बांध। ठीक है ना, हरिके बैराज बांध जो है ये हम लोग उसमें, अर्थात बहुउद्देशीय परियोजना जब करेंगे, विस्तृत तौर पर करेंगे, यहां पर आप लोग शॉर्ट में समझ जाइए कि हरिके बैराज बांध जो है, इस बांध से एक नहर निकाली गई है, जो कि राजस्थान एक सूखा प्रदेश है। ठीक है, राजस्थान एक सूखा प्रदेश है, तो राजस्थान को सिंचाई उपलब्ध कराने के लिए एक नहर निकाली गई। भारत की सबसे लंबी नहर परियोजना कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना। तो इस नहर का नाम है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान के 4 जिलों में जाती है। इंदिरा गांधी नहर जो है राजस्थान के 4 जिलों में जाती है। ऊपर से नीचे की तरफ इनका क्रम है, श्रीगंगम जिला, उसके बाद है बीकानेर जिला, फिर उसके बाद है जैसलमेर जिला और बाड़मेर जिला तक ये सिंचाई उपलब्ध कराती है। ठीक है ना, कहां से निकल रही है? इसी ब्यास और सतलज के जो संगम है, यहां पर बांध बनाया गया है। क्या नाम है उसका? हरिके बैराज बांध से इंदिरा गांधी नहर निकलती है, जो कि राजस्थान में सिंचाई उपलब्ध कराती है। ठीक है ना, तो ये रहा ब्यास नदी पर जो प्रमुखता बांध बनाया गया है वह है पोंग बांध और हरिके बैराज बांध, जिसके बारे में हम लोग बात ही कर रहे थे। तो पोंग बांध भी इसका एक महत्वपूर्ण बांध है। हिमाचल प्रदेश का प्रमुख शहर मंडी जो है वो किस नदी के किनारे है? ब्यास नदी के किनारे। लिख लीजिएगा, हिमाचल प्रदेश का प्रमुख शहर मंडी ब्यास नदी के किनारे स्थित है। ठीक है ना, ये रहा आपका ब्यास नदी। इसके बाद अगला हेडिंग डाल दीजिए, सतलज नदी। अगला है सतलज नदी का उद्गम भी मानसरोवर क्षेत्र से होता है। मानसरोवर क्षेत्र में ही यहाँ पे एक ताल है, इसका नाम है राकस ताल। इस राकस ताल से सतलज नदी का उद्गम होता है। सतलज नदी राकस ताल से पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए भारत में हिमाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। इसी तरीके से लिखते जाएंगे कि सतलज नदी का उद्गम तिब्बत में मानसरोवर क्षेत्र के राकस ताल से इसका उद्गम होता है तथा पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए हिमाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है। ठीक है ना, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट बनता है कि जिस स्थान पर यह प्रवेश करती है भारत में, वहां पर एक गार्ज है, उसका नाम है सिपकिला गार्ज। इस गार्ज का नाम है सिपकिला गार्ज का निर्माण कौन कर रही है? सतलज नदी। अभी हमने गार्ज के बारे में बात की थी, यहाँ पर सिंधु गार्ज और यहाँ पर सतलज नदी कौन सा गार्ज बना रही है? सिपकिला गार्ज बना रही है। ठीक है ना, इसी गार्ज से यह नदी अंदर प्रवेश कर रही है, सिपकिला दर्रे के समीप से ये निकलती है। तो सवाल दोनों तरीके से बन सकता है। सिपकिला गार्ज कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में, जिससे सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। सतलज नदी भारत में प्रवेश कर रही है। और सिपकिला दर्रा कहाँ है? दर्रा मैंने बताया था कि जहां से नदियां प्रवाहित अब नहीं हो रही हैं, ठीक है, अब वो सूख चुका है, वो दर्रा कहलाता है। और वही जैसे कि मैंने कहा था ना कि जो सतह उठता गया
और इस तरीके से ये हिमालय की सतह है और ये धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था। नदियां यहाँ पर प्रवाहित हो रही हैं, ये नदी है और यहाँ पर प्रवाहित हो रही है, तो ये किनारा भी उठ गया और ये किनारा भी यहाँ पर उठ गया। इस तरीके से यहाँ पर एक आई आकार के घाटी का निर्माण हो गया। इस तरीके से यहाँ पर एक आई आकार की घाटी का निर्माण हो गया। तो यहाँ से बह रही है कौन सी नदी? यह है सतलज नदी, ठीक है ना। तो अगर इसमें नदी प्रवाहित हो रही है तो इसे हम कहेंगे गार्ज। इसमें अगर नदी प्रवाहित हो रही है तो यह गार्ज। लेकिन हिमालय में लगातार परिवर्तन हुए हैं, हिमालय में भूस्खलन होते रहते हैं, हिमालय में नदियां अपना रास्ता बदलती रहती हैं। हिमालय नव निर्माण की प्रक्रिया में इसका लगातार निर्माण हो रहा है, तो इस वजह से नदियां अपना रिसोर्स वहां पे बदल देती हैं। और जब नदियां अपना रिसोर्स बदल देती हैं तो ये जो पहले से यानी कि गार्ज जो बना हुआ है ये सूख जाता है, अर्थात नदी इसमें से सूख जाती है और लोग यहाँ से आने जाने का रास्ता बना लेते हैं, जिसे क्या बोला जाता है? दर्रा कहा जाता है। भारत के जो प्रमुख दर्रे हैं वो हमने करा दी हैं, आप लोग उसे वहां पर देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये है गार्ड। तो ये जो सिपकिला गार्ड, जो सिपकिला दर्रा है वो यहीं पे है, ठीक है ना। तो गार्ड से नदी प्रवाहित हो रही है, दर्रा वाला जो क्षेत्र है वो वहां पर नदी प्रवाहित नहीं हो रही। तो यहाँ से नदी कहाँ पर प्रवेश करती है? हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। नेक्स्ट पॉइंट बनेगा कि सतलज नदी भारत में हिमाचल प्रदेश और पंजाब में प्रवाहित होते हुए ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है। यहाँ हिमाचल प्रदेश है और यहाँ पर पंजाब, यह है पंजाब, तो पंजाब में प्रवाहित होते हुए ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है, ठीक है। सतलज नदी पाकिस्तान के बहावलपुर में, यह स्थान है बहावलपुर। सतलज नदी पाकिस्तान के बहावलपुर में इन ऊपर की जो नदियां हैं झेलम, चेनाब, रावी, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास तो इसे भारत में ही मिल जा रही है। तो झेलम, चेनाब, रावी इन नदियों के सम्मिलित जल के साथ ये दोनों नदियां अर्थात झेलम, चेनाब की जो संयुक्त धारा है ये इधर से आकर के बहावलपुर में सतलज से मिलती हैं। बहावलपुर में ये सतलज है, पाकिस्तान का प्रमुख शहर बहावलपुर एक जिला है। तो यहां पर आकर के ये किससे मिल जा रही है? झेलम, चेनाब और रावी की संयुक्त धारा, झेलम, चेनाब, रावी की संयुक्त धारा सतलज से मिल जाती है। और सतलज सिंधु में आकर के अर्थात इन सभी नदियों की सम्मिलित धारा के साथ अर्थात सिंधु नदी तंत्र की सभी नदियों के सम्मिलित दल के साथ अर्थात झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास की सम्मिलित धारा के साथ सतलज नदी पाकिस्तान के मिठान कोट में किससे मिल जाती है? सिंधु से मिल जाती है। इसको आप इसी तरीके से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद पहले हम लोग यही भी समझ लेते हैं, इस नदी पर इस स्थान पर अर्थात हिमाचल प्रदेश और पंजाब की सीमा पर दो बांध बनाए गए हैं। हिमाचल प्रदेश और पंजाब की सीमा पर दो बांध बनाए गए हैं। लिख लीजिएगा कि सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश और पंजाब की सीमा पर दो बांध बनाए गए हैं। वैसे दोनों बांधों के बीच 15 किलोमीटर का अंतर है, दोनों बांधों के बीच में 15 किलोमीटर का अंतर है। जो पूर्व में है उसका नाम है नांगल बांध और जो पश्चिम में है पंजाब की साइड में उसका नाम है भाखड़ा बांध। तो भाखड़ा नांगल बांध, हम लोग भाखड़ा नांगल परियोजना जब पढ़ेंगे उस पर भी इस पर विस्तृत तरीके से चर्चा की जाएगी। तो भाखड़ा नांगल बांध जो है वो किस नदी पर है? सतलज नदी पर है। सतलज नदी पर स्थित है भाखड़ा नांगल बांध। भाखड़ा यहाँ पर मुख्यतः जो नांगल बांध है, ठीक है ना। तो नांगल बांध का जो पिछला हिस्सा है, जब किसी नदी पर बांध बनाया जाता है, जैसे कि ये एक मुख्य नदी है और इस नदी पर हमने यहाँ पर क्या कर दिया? बांध बना दिया। तो इस नदी का जो जल है इस क्षेत्र में बढ़ने लग जाएगा और इस तरीके से यहाँ पे एक जलाशय का निर्माण हो जाएगा। यहाँ पर एक जलाशय का निर्माण हो जाएगा, एक झील का निर्माण हो जाएगा। इस तरीके से ये कृत्रिम झील कहलाता है। इस तरीके के बने झीलों को कृत्रिम झील कहलाता है। तो नांगल बांध के पूर्व में अर्थात हिमाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में एक कृत्रिम बांध का कृत्रिम झील का निर्माण होता है जिसे बोला जाता है गोविंद सागर झील। ये भारत का एक मानव निर्मित झील है, गोविंद सागर झील। एक सवाल पूछा जाता है कि भारत का सबसे बड़ा मानव निर्मित झील कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा मानव निर्मित झील है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। गोविंद बल्लभ पंत सागर झील ये उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में रिहंद नदी पर स्थित है। ये उत्तर प्रदेश में स्थित है और इसका नाम है गोविंद सागर झील। ये भी मानव निर्मित झील है, वो भी मानव निर्मित झील है। उसका भी नाम गोविंद बल्लभ है, वो भी उसका नाम भी गोविंद से है और इसका नाम भी गोविंद से। इसलिए छात्र जो है यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए ठीक से याद रखिएगा कि भारत का मानव निर्मित सबसे बड़ी झील गोविंद बल्लभ पंत सागर झील जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। और ये जो है हिमाचल प्रदेश में है। किस राज्य में है? ये
ये हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। और बांध जो है वो मुख्यतः पंजाब वाले क्षेत्र के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है ना। सतलज नदी की जो कुल लंबाई है, सतलज नदी की कुल लंबाई वह है 1500 किलोमीटर। सतलज नदी की कुल लंबाई 1500 किलोमीटर है, जिसमें से भारत में 1050 किलोमीटर, लिख लेंगे सतलज नदी की कुल लंबाई कितनी है, 1500 किलोमीटर। सतलज नदी की भारत में कुल लंबाई, सतलज नदी की भारत में कुल लंबाई कितनी है, 1050 किलोमीटर जो है सतलज नदी की भारत में कुल लंबाई है, ठीक है ना। इसके अलावा भाखड़ा नांगल जो बांध है ये तो है प्रमुख, इसके अलावा इसमें कुछ और भी बांध हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है भाखड़ा नांगल नाथपा बांध, इसके अलावा झांकरी बांध, झांकरी बांध इसी पे है, और कोल बांध, नाथपा, झांकरी, कोल, ये नदियां भी इसी पर स्थित हैं, ठीक है। ये रही इसकी प्रमुख नदियां, अर्थात सिंधु नदी तंत्र की हमने प्रमुखतः ये जो 5-6 नदियां हैं, सिंधु नदी को लगाकर 6 नदियां, इन सभी का हमने मुख्यतः अध्ययन किया। इसके अलावा सिंधु नदी तंत्र में कुछ छोटी छोटी नदियां भी आकर के मिलती हैं, छोटी छोटी नदियां भी आकर के मिलती हैं। वैसे हमने यहाँ पर लिख दिया है, आप इसे यहाँ पर देख सकते हैं। सिंधु नदी तंत्र में बाईं ओर से मिलने वाली नदियां जो है, बाईं ओर से का मतलब नीचे से, ये जास्कर श्रेणी है, ये जास्कर श्रेणी है, ठीक है ना। तो जास्कर श्रेणी से निकल करके और इस तरीके से सिंधु में जो मिलने वाली नदियां हैं, लिख लेंगे कि सिंधु नदी तंत्र में बाईं ओर से मिलने वाली नदियां, अर्थात जास्कर श्रेणी से निकल करके सिंधु में मिलने वाली नदियां, जास्कर श्रेणी से निकल करके सिंधु नदी में मिलने वाली नदियां, उसमें कौन कौन सी हैं, जास्कर नदी, स्यांग नदी, सिगार नदी और गिलगित नदी, ठीक है ना। इसी तरीके से मैंने कहा था छोटी जगहों से सवाल बनते हैं, तो ये सब छोटी छोटी नदियां हैं, पूछा जाता है कहाँ से निकली है, तो ये मुख्यतः ये जास्कर श्रेणी में अलग अलग स्थानों से, अब इतना भी डीप सवाल नहीं जाता है, ठीक है ना। तो सिंधु नदी के बाएं तट से मिलने वाली नदियां जो हैं कौन कौन सी हैं, जास्कर, स्यांग, सिगार और गिरगित, मुख्यतः स्थान याद रखिएगा, ये जास्कर श्रेणी से निकल रही है, ठीक है ना। उसके बाद ऊपर जो है सिंधु नदी में ये काराकोरम श्रेणी है, काराकोरम श्रेणी, काराकोरम श्रेणी में यहाँ पर है नुब्रा घाटी, मैंने दर्रे वाले चैप्टर में इसको कराया था, नुब्रा घाटी, नुब्रा नदी यहीं से निकल करके आके सिंधु में मिलती है, ठीक है ना। तो इधर की नदियों में, इसमें हमने नुब्रा नहीं लिखा है, ठीक है ना, लिख लीजिएगा, ठीक है ना। सिंधु नदी के दाएं तट पर मिलने वाली नदियों में एक प्रमुख नदी और हो जाएगी नुब्रा, ठीक है ना, उसका नाम है नुब्रा। नुब्रा के अलावा शोक नदी, नुब्रा के अलावा ऊपर से, अर्थात कहाँ से, ये काराकोरम श्रेणी से निकल करके और किस तट से, दाएं तट से जो मिलने वाली नदियां हैं वो आकर के सिंधु में मिलती हैं। उसमें कौन कौन सी नदियां हैं, नुब्रा नदी, ठीक है, शोक नदी, काबुल नदी, कुर्रम नदी और गोमल, ठीक है ना। कौन कौन सी, नुब्रा, शोक, काबुल, कुर्रम और गोमल, इसी तरीके से इसको आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा सिंधु नदी तंत्र में एक बहुत महत्वपूर्ण और परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी एक सवाल बनता है, सिंधु नदी जल समझौता। सिंधु नदी जल समझौता भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ तभी से विवाद जो है बना रहा था भारत और पाकिस्तान के बीच में, सिंधु नदी तंत्र की जो नदियां हैं उनके जल के उपयोग को लेकर के, क्योंकि सभी नदियां भारत और पाकिस्तान दोनों में प्रवाहित हो रही हैं ब्यास को छोड़ करके। तो इन नदियों के जल के बंटवारे को लेकर के एक विवाद हुआ और ये लगभग चलता ही रहा था, ठीक है ना। तो बाद में एक समझौता हुआ, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समझौता कराया गया जिसे कहा गया सिंधु नदी जल समझौता। 1960 में समझौता किया गया था, 1960 में ये समझौता हुआ था और इस समझौते में ये तय किया गया था, बहुत आसान भाषा में इसको समझ लीजिएगा, इसी तरीके से लिख लीजिएगा कि सिंधु नदी तंत्र की उत्तर की 3 नदियां, मैंने यहाँ पर शॉर्ट में लिख दिया। उत्तर की 3 नदियों में कौन कौन आएगा, सिंधु नदी के सबसे उत्तर में सिंधु नदी, उसके नीचे झेलम और उसके नीचे चेनाब। तो उत्तर की 3 नदियों के जल का 80% उपयोग पाकिस्तान करेगा, 80% जल का उपयोग पाकिस्तान करेगा तथा 20% जल का उपयोग भारत कर सकेगा, ठीक है ना। यह तय किया गया सिंधु नदी जल समझौता 1960 में ऊपर की 3 नदियों को लेकर के, ठीक है। नीचे की जो 3 नदियां अर्थात सिंधु नदी तंत्र की दक्षिण की जो 3 नदियां हैं, दक्षिण की 3 नदियां कौन कौन सी, इसमें आएगा
रावी, व्यास और सतलज। तो रावी, व्यास और सतलज का जो जल है इसके जल का 80% जो है वो भारत उपयोग में लेगा और इसका 20% जो होगा वो पाकिस्तान उपयोग में लेगा। यहाँ पर हमने शॉर्ट में लिख दिया है सिंधु नदी जल समझौता। सिंधु, झेलम, चेनाब इन 3 नदियों के जल का जो बंटवारा हुआ है इसमें 20% इसका उपयोग भारत करेगा और 80% इस जल का उपयोग पाकिस्तान करेगा। ठीक है। इसके अलावा रावी, व्यास और सतलज, ये जो दक्षिण की 3 नदियां सिंधु नदी तंत्र की, इसमें से 80% इन नदियों के 80% जल का उपयोग भारत करेगा और 20% जल का उपयोग जो है वो पाकिस्तान करेगा। ठीक है ना। इस तरीके का समझौता हुआ था सिंधु नदी जल समझौता के अंतर्गत। ठीक है। जिस तरीके से हमने कराया है आप लोग इसी तरीके से नोट कर लीजिएगा। जैसा हमने मैप में भरा है वो इसी तरीके से आप लोग अगर बना लेते हैं तो सिंधु नदी तंत्र के अंतर्गत आने वाली कोई भी नदी या इससे बनने वाला कोई भी सवाल किसी भी परीक्षा के अंतर्गत हो, आपकी परीक्षा से वो बाहर नहीं जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि आपने हमारी क्लास ली है नदी की, सिंधु नदी तंत्र की, और आपके किसी परीक्षा में ऐसा कोई सवाल बना है जो हमने यहाँ पर नहीं कराया है। लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि हमने कोई ऐसा सवाल नहीं कराया है, आप उसे कमेंट में हमें जरूर बताएंगे ताकि उसे अगली क्लास में हम मेंशन कर सकें। ठीक है ना। मिलते हैं अगली क्लास में। कल की क्लास में हम लोग मुख्यतः जो गंगा नदी तंत्र है, हिमालय नदियों में गंगा नदी तंत्र, चूंकि भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र है ये, तो इस पर अध्ययन करेंगे हम लोग कल की क्लास में। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।